चलिए आज हम देख रहे हैं अपने बाल विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, तो देखने वाले हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर एक बालक का जब जन्म होता है या गर्भावस्था से कहें उसके, तो ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो बालक के विकास को आगे नहीं बढ़ने देते, उसके विकास में रुकावट बनते हैं, उसकी वृद्धि नहीं होने देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं उनको हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। तो कुछ कारक बताएंगे, मैं यहाँ पर आपको समझाते चलेंगे एक एक पॉइंट्स के माध्यम से। तो पहला पॉइंट्स इसमें हम देखने वाले हैं कि पहला ऐसा कौन सा कारक है जो बालकों के विकास को प्रभावित करेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि विकास में हम किस किस को देखने वाले हैं। विकास में हम कई सारे आयामों को लेके आते हैं, कई सारे पहलुओं, कई सारे पक्षों को रखते हैं इसमें। जैसे उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका बौद्धिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, ऐसे प्रकार से नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बहुत सारे विकास जो होते हैं एक बालक के, तो वो किस प्रकार से बालक के प्रभावित हो जाते हैं, कैसे ये सारे विकास बालक के सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सभी विकासों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों की चर्चा आज हम अपने इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। ध्यान से देखें इसको। तो हम देख रहे हैं पहला कारक यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले वंशानुक्रम। ध्यान से देखेंगे कौन कौन से कारक हैं, नोट कर लिया होगा आपने। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम किस प्रकार से बालक को प्रभावित करता है, तो पहले तो शारीरिक रूप से ही देख लें। यानी जिस प्रकार से माता पिता, जिस बालक के माता पिता की हाइट ज्यादा होती है, ज्यादा लंबे होते हैं, तो बालक भी उनके सामान्यतः लंबे होते हैं। आपने देखा होगा सामान्यतः हमारे समाज में क्या होता है कि जब किसी की लड़की को देखने जाएं शादी के लिए, विवाह के लिए, तो सामान्यतः देखते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है तो उसकी हाइट उसके माता पिता पर ही डिपेंड करती है। तो माता पिता जब उसके लंबे होंगे तो हाइट भी उसकी सामान्यतः लंबी ही होती है, वो सामान्यतः ज्यादा हाइट वाले होंगे। तो वंशानुक्रम एक निश्चित रूप से बालकों के विकास को प्रभावित करता है। यदि किसी परिवार में देखा जाता है कि बालकों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो वो भी देखा जाएगा कि माता पिता सामान्यतः उसके कहीं ना कहीं कम बुद्धि वाले होंगे, कम उनका मानसिक विकास हुआ होगा, तो वहां पर बालक उसका मानसिक विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। होता क्या एक्चुअली इसमें, जीन के माध्यम से जो जीन होते हैं, जिनको हम लोग पित्रैक भी बोलते हैं, पित्रैक, जो कि हमारे क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। तो जो भी गुण विशेषता हमारे वंशानुक्रम से आने वाली है वो जीन या पितरक के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के पहुंचती हैं। अर्थात जिस प्रकार के माता पिता होंगे उसी प्रकार के जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचने वाले हैं और बालक उसी प्रकार का समानता होता है। तो वंशानुक्रम से भी बालक का विकास प्रभावित होते हुए देखा जाता है। आगे हम देखने वाले हैं उसके बाद वातावरण। दूसरा यहाँ पर वातावरण को देखते हैं कि आखिर वातावरण कैसे प्रभावित करता है हमें। तो वातावरण का हम देखते हैं कि जैसे जिस जगह पर हम रहने वाले हैं, जिस स्थान पर हम निवास करते हैं, सामान्यतः उस जगह का वातावरण कैसा है। आपने देखा होगा कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग ज्यादा लंबे होते हैं, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इसमें देखें आप मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हाइटफुल होते हैं। वही सामान्यतः आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, आप अरुणाचल प्रदेश में देखें, असम में देखें, आप इधर मणिपुर में जाइए, नागालैंड में जाइए, तो उस जगह के लोग सामान्यतः आपको कैसे मिलेंगे, कम हाइट वाले मिलेंगे, जस्ट लाइक चाइनीज, यानी चाइनीज टाइप के व्यक्ति मिलेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आता है कि जब खुले मैदानों में लोग रह रहे हैं, खुले वातावरण में लोग रह रहे हैं, तो उसी प्रकार से उसकी हाइट, उसका शारीरिक विकास होता है। सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का उतना शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें खुला हुआ वातावरण नहीं मिल पाता है। एक तो यही हो गया। देखिए अगर नेक्स्ट कोई भी बालक किसी भी फैमिली से आता है और
सामान्यतः अगर कहीं वो बाहर पढ़ने जा रहा है तो सबसे पहले देखा जाता है कि वो वातावरण कैसा, किस प्रकार के माहौल में निवास करेगा। अर्थात उसको बालक को अगर अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा दोस्त मिलेंगे, अच्छा रहने वाला जो माहौल जहाँ पर रह रहा है, जो पढ़ाई का माहौल है अच्छा मिलेगा, कोचिंग का माहौल अच्छा मिलेगा, तो वहाँ पर बालकों का विकास अपने आप होता चला जाता है। भले ही एक पढ़ने वाला बालक और गलत संगति में पड़ गया, अर्थात उसको ऐसे बालक मिल जाते हैं जो गलत संगति में पड़े, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो सामान्यतः उस बालक को भी अपना जो मानसिक विकास उसका हो रहा था वो उस प्रकार से उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, और उन्हीं लोगों की, उन्हीं की संगति में पड़ के उसी प्रकार का उसका भी नेचर, उसका भी बिहेवियर, उसका व्यवहार सब उसी के जैसा होने लगता है। तो किसका प्रभाव पड़ रहा है? वातावरण का प्रभाव। यहां पर एक कहानी बताई जाती है आप लोगों को। जैसे आप देखते हैं कि दो पैरट्स होते हैं, पैरट यानी तोते, और दो आंधी तूफान आता है, दोनों बिछड़ जाते हैं। बिछड़ गए दोनों, एक पहुंचता है साधु या संत महात्मा के पास और दूसरा पहुंचता है डाकू और चोरों के पास। तो सामान्यतः जिस प्रकार का उनका व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार वो सीखना शुरू कर देते हैं। वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है और जैसे ही वो साधु महात्मा के जंगल से या साधु महात्मा की कुटिया के पास से गुजरता है तो वो जो तोता था वो कहता है आइए स्वागत है आपका, जलपान कराइए, इन्हें बैठाइए, इन्हें विश्राम दीजिए। और पर वो जलपान करता है और वहां से निकलता आगे जाकर के, और सामान्यतः देखता है कि एक तोता है और वो कहता है कि पकड़ो, मारो, लूट लो इसको, जो कुछ भी इसके पास है। तो वो कहता है ये किस प्रकार की स्थिति है, एक तोता किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है और एक तोता किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो ये देखा जाता है कि जिस माहौल में, जिस प्रकार के वातावरण में हम पले बड़े होते हैं या अपना निवास करते हैं, उसी प्रकार का वातावरण हमें दिखाई देता है। तो वातावरण का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बुद्धि। तीसरा पॉइंट यहां पर देखते हैं हम, बुद्धि। अर्थात बुद्धि की बात करें, आपकी इंटेलिजेंसी की बात करें, तो बुद्धि जिस प्रकार के माता पिता होते हैं उसी प्रकार की बालक की बुद्धि होती है। अर्थात यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि बालक के जो एक प्रतिभाशाली बालक होगा उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। अगर हम सामान्यतः यहाँ पर कुछ बात करें तो एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है वो सामान्यतः 11 माह में, उसके बाद जो सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है, सामान्य बुद्धि वाला बालक वो सामान्यतः 16 माह में, और जो एक मंद बुद्धि बालक होता है, मंद बुद्धि बालक होता है वो सामान्यतः 24 माह में बोलना शुरू करता है। तो आप देख रहे हैं यानी बुद्धि का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है बालक के विकास पर। बालक का भाषाई विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो एक मंद बुद्धि बालक है, वो 24 माह में बोलना शुरू करता है। जबकि सामान्यतः आप देख रहे होंगे जो प्रतिभाशाली बालक है वो 11 माह में बोलना शुरू कर देते हैं। जो सामान्य बुद्धि वाले बालक है ये सारी चीजें देखने को मिल रही है हमें। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है पोषण। चौथा पॉइंट यहां पर हम देख रहे हैं पोषण, न्यूट्रिशन। तो यहां पर बालक के पोषण का उसके सभी विकासों पर, उसके सभी आयामों पर, उसके सभी पहलुओं पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि बालक को यहाँ पर उचित मात्रा में प्रोटीन, उचित मात्रा में वसा, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण प्राप्त होते हैं तो सामान्यतः उन बालकों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेजी से होता है। वहीं पर हम देखें जिन बालकों को जो कुपोषित हो गए हैं, सामान्यतः जिनको सही तरीके से पोषण आहार नहीं मिल रहा है, तो उन बालकों का विकास भी, मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, सामान्यतः पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आखिर एक बालक को एक दिन में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति का जितना वजन होता है सामान्यतः उस व्यक्ति को उतनी प्रोटीन आपके दैनिक रूटीन में यहाँ पर चाहिए होती है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, किसी बालक का वजन 60 किलोग्राम है, यानी 60 किलोग्राम है, तो उसको डेली लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वो 60 ग्राम प्रोटीन उसे डेली चाहिए होता है, चाहे जैसे भी वो ग्रहण करे, तभी उसका शारीरिक स्वास्थ्य यानी उसका शारीरिक विकास सही तरीके से हो पाता है। तो समझ रहे होंगे हम पोषण के यहाँ पर बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट विकास। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए इसमें पांचवा, तो लिंग। पांचवा हम बात करने वाले हैं आपसे लिंग यानी जेंडर की बात कर रहे हैं। सामान्यतः यहां पर देखेंगे लिंग, जेंडर। तो जब बालक होते हैं और बालिकाएं दोनों की उम्र में विकास जब होता है तो अलग अलग उम्र में विकास होता है। सामान्यतः यहां पर हम देखते हैं कि प्रारंभ के 12 से 14 वर्ष में जो बालिकाएं होती हैं उनका शारीरिक विकास, उसकी मांसपेशियां, उसका भार आदि में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। जबकि यही हम बालकों में देखें तो सामान्यतः बालक 14 से 18 वर्ष में इनकी मांसपेशियों में, इनकी भार में वृद्धि या शारीरिक वृद्धि देखी जाती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं
कि किस प्रकार से लिंग के आधार पर बालकों में अलग अलग प्रकार से उनका विकास होना शुरू होता है। अगर भाषाई विकास की इसी में हम बात करें लिंग के आधार पर, तो सामान्यतः जो बालिकाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, वो बालकों से अपेक्षा जल्दी बोलना शुरू कर देती हैं। बालिकाएं रटने में काफ़ी माहिर होती हैं, ये कहें उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती है, जबकि बालक जो होते हैं वो कल्पना जगत में खोए रहते हैं, उन्हें कोई अभी अपनी भाषाई विकास का ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं। तो बालिकाएं अपनी भाषाई विकास, छोटी बालिका है, मान लीजिए 3 साल की है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे वाक्य बोलना शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पर जब बालक होते हैं तो बालक अभी इसे खेलने में लगे हुए हैं, उन्हें कोई बोलने से मतलब नहीं, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर लिंग के आधार पर ही बालकों का विकास प्रभावित होता है। आगे हम देखने वाले हैं इसके बाद लिंग के बाद वायु एवं प्रकाश। यदि किसी भी बालक को वायु यानी खुला वातावरण की बात हो रही है, प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है, यदि उन्हें उचित मात्रा में मिलता है तो उनका विकास बहुत जल्दी होता जाता है, अच्छे तरीके से उनका शारीरिक विकास होता है। कहा जाए कि जो जिनको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश के माध्यम से विटामिन डी मिलती है, कुछ बच्चे होते हैं जो सामान्यतः हमेशा एसी में रहने वाले बालक होते हैं, उन्हें धूप पूर्ण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो उन्हें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। फिर सामान्यतः उन्हें अन्य स्रोतों से या डॉक्टर्स के माध्यम से विटामिन डी की कुछ मेडिसिन लेनी होती है और विटामिन डी की आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है। तो वायु और प्रकाश का भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे विकास पर पड़ता है। बालकों के, बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारे के सारे विकासों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है हमारे वायु और प्रकाश का। आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट रोग, यानी रोगों का भी सीधा सीधा सिद्धांत होता है। यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक रोग हो गया है कुछ, तो उसका साधारणतः विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे किसी को पोलियो हो गया था, पोलियो हो जाए, ठीक है ना, कोई कुपोषित हो जाए, तो इस तरीके से साधारणतः वो बालक, उसको रोग लग जाता है, तो उसका सामान्यतः ना तो शारीरिक विकास सही तरीके से हो पाता है, ना मानसिक विकास सही तरीके से हो पाता है, ना भाषाई विकास सही तरीके से हो पाता है, कोई भी विकास उसके सही तरीके से नहीं हो पाते। उदाहरण के तौर पर समझते, एक बालक है, कोई 3 वर्ष का बालक, 4 वर्ष का बालक है, और उसको कोई ऐसा रोग हो जाता है कि उसे 2 से 2.5 वर्ष या 3 वर्ष तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो उसको ये कहा जाता है, कोई भी जब उससे मिलने जाता है तो कहते हैं भाई चुप, उससे मत बोलना होता, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब एक बालक 3 वर्ष तक हॉस्पिटल में रहता है, उसके सामने सामान्यतः कोई बात नहीं की जाती, कोई चर्चा नहीं की जाती, उसका भाषाई विकास नहीं हो पाएगा, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। जब तक वो समाज में नहीं रहेगा तब तक उसके सारे विकास उसके सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो किसके कारण उसका विकास प्रभावित होगा? रोग के कारण। कोई ना कोई उसे डिसीज हो गई है, कोई ना कोई उसे बीमारी हो गई, जिसके कारण उसका विकास प्रभावित हो गया है। आगे हम देखने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, 8वां नंबर है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से ये हमारे अंतःस्रावी यानी अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। अगर वो हार्मोन्स सही तरीके से स्रावित नहीं हो पाते हैं तो बालकों का विकास यहाँ पर प्रभावित होता है। जैसे आप देखें, एक आपका यहाँ पर थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड से आप समझते हैं, एक थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है। यदि ये आपके थायराइड ग्रंथि के द्वारा ये स्रावित होता है, जो कि आपके गले में पाई जाती है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अगर सामान्यतः सही तरीके से स्रावित नहीं हो रहा है, सेक्रेट नहीं हो रहा है, तो बालकों में यहाँ पर क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? भोजन को ऊर्जा में बदलना। और जब भोजन को ऊर्जा में ही नहीं बदल पाएगा सही तरीके से, तो बालक का जो शारीरिक विकास है, जो वृद्धि है, वो सही तरीके से सामान्यतः नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे बालक को या हमारे जो बाल विकास में किस तरीके से प्रभावित करती है, किस तरीके से प्रभाव डालती है। सामान्यतः तो देखा जाएगा इन प्रभावित करने वाले कारकों की बात आज हमने की है। इनके बाद सामान्यतः अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे, जिसमें हमारा अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसका नाम होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण वाले में। धन्यवाद।